नमस्कार मित्रों। आज हम बात कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर भारतीय समाज की और राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए भाग प्रथम के सेकंड पेपर भारतीय समाज में परिवार की। परिवार के संदर्भ में हमारी ये 5वीं मुलाकात है और मैंने मेरे पिछले परिवार के संदर्भ में 4 व्याख्यानों में आपसे परिवार का सामान्य अर्थ, परिवार पे समाज विद्वानों के विचार, परिवार की समाजशास्त्रीय व्याख्या, परिवार की विशेषताएं और परिवार के प्रकार पे विस्तार से चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परिवार का एक महत्वपूर्ण प्रकार रहा और भारतीय समाज की रीढ़ रहा संयुक्त परिवार की, जॉइंट फैमिली की। जब समाजशास्त्र में भारतीय समाज की बात की जाती है तो वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण कथन है वो यही है कि संयुक्त परिवार जाति नातेदारी भारतीय समाज की एक प्रमुख आधार स्तंभ है। जिस तरह से लोकतंत्र के आधार स्तंभ है, उसी तरीके से ये संयुक्त परिवार जाति और नातेदारी भारतीय समाज को यदि हमें समझना है तो इन आधार स्तंभों को समझना ही होगा। इनको समझे बगैर हम भारतीय समाज को नहीं समझ सकते। तो आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त परिवार की। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, संयुक्त परिवार का सामान्य अर्थ कि जब 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही रसोई का बना भोजन खाते हैं, संपत्ति के सम्मिलित रूप से उत्तराधिकारी हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और आपस में अधिकार एवं कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे संस्थागत ढांचे को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। अब हम इस पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय सामाजिक संरचना की एक विशेषता के रूप में भारत में संयुक्त परिवार का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। हिंदुओं के अलावा अहिंदू लोगों में भी संयुक्त परिवार की पारिवारिक व्यवस्था पाई जाती रही है। सामान्यतः संयुक्त परिवार हिंदुओं का विशिष्ट लक्षण माना जाता है। वास्तव में यह भारत में सर्वत्र प्रचलित है, क्योंकि यह हिंदुओं की भांति अनेक अहिंदू समुदायों में भी पाया जाता है। वह पारिवारिक संगठन जिसका आज हम ये विस्तार से चर्चा करना चाह रहे हैं, कुछ समुदायों में ये पितृसत्तात्मक है और कुछ में ये मातृसत्तात्मक है या मातृवंशीय है। भारत में परिवार का शास्त्रीय स्वरूप संयुक्त परिवार रहा है और इसका उल्लेख भारत के कई पवित्र ग्रंथों में भी हमें देखने सुनने को मिलता है। संयुक्त परिवार में सामान्यतः उन सभी व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो एक सामान्य पूर्वज की संतानें होती है। भोजन, पूजा और संपत्ति की दृष्टि से भी वे संयुक्त होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए बताया है। जैसे इरावती कर्वे अपनी पुस्तक किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, जो एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं
वह जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे के रक्त संबंधी हों। ये परिभाषा दी है इरावती कर्वे ने। दूसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है आईपी देसाई की। आईपी देसाई ने अपने पुस्तक, उनका लेख था मूलतः तो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में जो उन्होंने प्रकाशित किया, द जॉइंट फैमिली इन इंडिया, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में ये प्रकाशित हुआ 1956 में। इसमें संयुक्त परिवार पर अपने विचार व्यक्त करते हुए आईपी देसाई कहते हैं कि हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवारों से अधिक पीढ़ियां अर्थात 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं और जिनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हों। ये परिभाषा दी है आईपी देसाई ने। और एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है श्यामाचरण दुबे जी की। उन्होंने अपने पुस्तक मैन एंड कल्चर, मानव और संस्कृति में संयुक्त परिवार पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हों और उनमें निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों और एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हों, तो उन्हें उनके सम्मिलित रूप से संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। ये हमने विभिन्न विद्वानों के संयुक्त परिवार पे विचार जाने। अगर इन सब विचारों का अगर हम निचोड़ निकालें, एक सार गर्भित रूप में अगर हम बात करें, तो संयुक्त परिवार ऐसा परिवार है जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ निवास करते हैं अथवा एक ही पीढ़ी के सभी भाई अपनी पत्नियों, विवाहित बच्चों तथा अन्य संबंधियों के साथ सामूहिक रूप से निवास करते हैं, जिनकी संपत्ति सामूहिक होती है। परिवार के सभी सदस्य भोजन, उत्सव, त्योहार और पूजन में सामूहिक रूप से भाग लेते हैं और परस्पर अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। तो ये संयुक्त परिवार की एक सामान्य हमने परिभाषा समझी, विद्वानों के विचारों से हम परिचित हुए। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आधार पे संयुक्त परिवार की विशेषताएं या लक्षणों की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जॉइंट फैमिली। उनमें पहला और महत्वपूर्ण है सामान्य निवास। संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं और इनके सदस्य एक ही निवास स्थान पर रहते हैं, जिसे वे बड़ा घर कहते हैं। प्रत्येक छोटे परिवार के लिए 1 या 2 कमरे अलग से हो सकते हैं, परंतु रसोई, पूजा आदि के लिए सामान्य कमरा ही होता है। जब भी सदस्यों की संख्या अधिक हो जाती है तो कोई भी अपने बच्चों सहित पैतृक निवास के पास ही अलग से घर बना लेता है। यानी सामान्य रूप से एक ही छत या आसपास परिवेश में ही सब रहते हैं। निकट के संबंध है, आमने सामने के संबंध है, शारीरिक निकटता है। शारीरिक निकटता से मतलब एक दूसरे के आसपास, आंखों के नीचे ही है, सब दूर दूर नहीं है। एक जयपुर रह रहा है, एक नागपुर रह रहा है, ऐसा नहीं है, आसपास ही रह रहे हैं। दूसरा है सामान्य रसोई घर। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं। कर्ता या अन्य बड़े पुरुष की पत्नी अन्य स्त्रियों की रसोई के कार्यों की देखभाल करती है। ऐसे परिवार में भोजन करने की भी कुछ प्रथाएं होती है जो बच्चों के समाजीकरण में योगदान देती है। तीसरा और महत्वपूर्ण है सामान्य संपत्ति। संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की एक सामान्य संपत्ति होती है, जिसमें सभी पुरुष जो एक पूर्वज के वंशज होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, सभी सदस्य जो अपनी आजीविका से जो धन कमा के लाते हैं, परिवार के सामान्य
कोष में जमा कर देते हैं तथा जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर सामूहिक कोष से ही खर्च किया जाता है। अगला और खास विशेषता है सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य। हिंदुओं में परमेश्वर के अनेक रूप माने गए हैं। प्रत्येक परिवार का कोई न कोई देवी देवता होता है, पितृ होते हैं और उस परिवार के सदस्यों जो उस परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं। हिंदुओं में धर्म एक महत्वपूर्ण सामाजिक तथ्य है। जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं धार्मिक कार्यों से प्रारंभ होती है। धार्मिक कार्य पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। अगला है रक्त संबंध से संबंधी। परिवार के सभी सदस्य परस्पर रक्त संबंधी होते हैं, किंतु पत्नियां विवाह संबंधी होती है। पितृसत्तात्मक परिवार के संबंधों की गणना पितृपक्ष से की जाती है तथा मातृसत्तात्मक परिवार में मातृपक्ष से। एक संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ी के लोग सामान्य रूप से निवास करते हैं। अगली खास बात है बड़ा आकार। एक संयुक्त परिवार में कई छोटे छोटे परिवार होते हैं तथा 3 या अधिक पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते हैं, अतः इसका आकार नाभिक अर्थात एकाकी न्यूक्लियर परिवार से बड़ा होता है। कभी कभी तो इसके सदस्यों की संख्या 50-60 तक भी होती है। अगला है अधिकार और दायित्व। देसाई का मत है कि संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। परिवार में छोटा व्यक्ति बड़ों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा बड़े अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना के अवसर पर सेवा शुश्रूषा की जाती है। जन्म, विवाह एवं मृत्यु के अवसर पर एक दूसरे को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। अगला है सामान्य सामाजिक प्रकार्य। संयुक्त परिवार में सामान्य सामाजिक प्रकार्यों को महत्वपूर्ण माना जाता है, अर्थात सभी सामाजिक कार्यों के लिए परिवार को एक व्यक्ति माना है और उनका प्रतिनिधि ही सारे परिवार की तरफ से भाग लेता है, जो अधिकांशतः मुखिया होता है। चाहे वह जाति पंचायत की सभा हो या किसी के यहाँ विवाह, मृत्यु या अन्य उत्सव हो, उसमें वो सम्मिलित होता है। अगला है परिवार का मुखिया। संयुक्त परिवार में कर्ता का मुख्य स्थान है। हिंदुओं में वह परिवार का वयोवृद्ध पुरुष होता है। वही विवाह, उत्सव, संपत्ति तथा घर के महत्वपूर्ण एवं बाह्य कार्यों का निर्धारण करता है। उसकी आज्ञा का सभी पालन करते हैं एवं वही अनुशासन और एकता बनाए रखता है। नेक्स्ट है सहयोगी व्यवस्था। संयुक्त परिवार पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है। इसके अभाव में सदस्यों का विभाजन हो जाता है। संयुक्त परिवार में एक सबके लिए और सब एक के लिए वाला सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट है सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण, हायरार्की। मैंने मेरे फर्स्ट पेपर जब आपको पढ़ा रहा तब ये भाग प्रथम का समाजशास्त्र के सिद्धांत वहाँ विस्तार से बताया आपको। संस्तरण, स्तरीकरण, हायरार्की, उच्चता निम्नता, यानी समाज को उच्चता निम्नता में विभाजित और व्यवस्थित किया जाता है। जहाँ उच्च है उसके पास कुछ अधिकार सुविधाएं हैं, निम्न है उसके पास कम सुविधा और अधिकार है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि ये समाज के संरचनात्मक रूप से कार्य करने के लिए दोनों ही परतों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो संस्तरण से तात्पर्य हुआ कि समाज को उच्चता निम्नता के क्रम में विभाजित और व्यवस्थित करना। तो परिवार में भी यह संस्तरण देखने को मिलता है। संयुक्त परिवार में सदस्यों को विभिन्न पद और अधिकार प्राप्त होते हैं। इन पदों में संस्तरण पाया जाता है। इस संस्तरण में सर्वोच्च स्थान पर कर्ता अथवा मुखिया होता है और उसके बाद कर्ता की पत्नी, फिर क्रमशः कर्ता के भाई, कर्ता के सबसे बड़े पुत्र, पुत्रियां, पत्नियां आदि होते हैं। और लास्ट है तुलनात्मक रूप से स्थायित्व। संयुक्त परिवार अन्य परिवारों की तुलना में अधिक स्थायी है क्योंकि इनके सदस्य संख्या अधिक होती है, अतः कुछ सदस्यों के अलग हो जाने तथा मर जाने पर भी परिवार में स्थायित्व बना रहता है। सदस्य परस्पर अपने दायित्वों
का निर्वाह कर परिवार की स्थिरता को बनाए रखते हैं। ऐसे परिवार में आर्थिक सहयोग के कारण भी स्थिरता बनी रहती है। साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक संस्कृति का भी हस्तांतरण होता रहता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार अन्य परिवारों की तुलना में अधिक स्थिर और स्थायी है। ये मित्रों आज हमने आज संयुक्त परिवार की विशेषताओं पे चर्चा की। कल मैं आपको संयुक्त परिवार के प्रकार, संयुक्त परिवार के प्रकार्य, दोष, इन पे चर्चा करूँगा। मेरी पुनः आपसे बार बार यही एक सलाह सुझाव रहता है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित रहें, अध्ययन अध्यापन में अपने आप को व्यस्त रखें और जो अध्ययन सामग्री आपको दी जा रही है उसका अच्छे से अवलोकन करें, उनसे नोट्स बनाएं और जो वीडियोज, जो PDF नोट्स आपको मिल रहे हैं उनका अवलोकन कर लें और इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। आपकी जो भी समस्या है, जिज्ञासा है, वो बताएं। और आज एक महत्वपूर्ण दिवस भी है कि आज से BA भाग तृतीय, थर्ड ईयर के विद्यार्थियों को अब राज्य सरकार के आदेशानुसार महाविद्यालयों में उनकी नियमित कक्षाएं लगेगी। तो आप लोग जब भी क्लास में जाएं तो जो सरकार की गाइडलाइंस हैं कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दूर दूर क्लास में बैठें, झुंड बना के ना खड़े हों और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है और सैनिटाइज़र वगैरह का भी आपको प्रयोग करते रहना है। और जो सरकार की और अन्य गाइडलाइंस हैं उनकी हमें पालना करनी है। मित्रों, अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना नहीं गया है अभी हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है, विशेषतः आप युवाओं को, क्योंकि युवा किसी भी समाज की रीढ़ है। अगर आप लोग अस्वस्थ हो जाएंगे तो देश को, समाज को, परिवार को कौन चलाएगा। इसलिए आपका स्वस्थ, प्रसन्नचित्त और अनुशासित होना समाज के लिए, देश के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए आप आज जब भी महाविद्यालय पधारें तो सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना करें। मित्रों से दूर से मिलना है, हाथ नहीं मिलाने हैं, गले नहीं मिलना है। अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है आप पे कि आप जब इतने महीनों तक इस कड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर के आप लोगों ने अपने आप को साबित किया है, तो आप आगे भी जो सरकार की जो आपसे अपेक्षाएं हैं उन पे आप खरे सच्चे उतरेंगे। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ सुप्रभात।